कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावने और ठंडे भविष्य से होती है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी और पूरी दुनिया एक जमी हुई कब्रगाह बन चुकी थी। इंसानों ने मौसम को काबू करने के लिए बेहद ताकतवर मशीनें बनाई थीं, मगर वो मशीनें खराब हो गईं और पूरी दुनिया बर्फ की चादर से ढक गई। अब जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो जमीन के नीचे बने बंकरों में रहने लगे थे, जिन्हें कॉलोनी कहा जाता था। अब इन्हीं कॉलोनियों में से एक में अचानक अलार्म बजता है और दो बेहद डरे हुए लोग अपनी जान बचाते हुए हॉलवे में भागते नजर आते हैं। कोई बेहद खतरनाक चीज उनके पीछे पड़ी हुई थी। भागते भागते वो एक दरवाजे तक पहुंचते हैं, मगर बदकिस्मती से वो दरवाजा बंद था। वो उसे खोल नहीं पाए और उनके पीछे पड़े दुश्मन ने उन दोनों को वहीं मार दिया। इधर एक दूसरी कॉलोनी में सैम नाम का एक आदमी खतरनाक ठंड में बाहर निकलकर एक सैटेलाइट डिश की मरम्मत कर रहा था। तभी उसे नजर आता है कि कुछ लोग एक बीमार आदमी को बाहर लेकर आ रहे हैं। वो बीमार आदमी बस एक दिन की मोहलत मांग रहा था ताकि वो ठीक हो सके, मगर मेसन नाम का एक शख्स उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेसन का कहना था कि इस बीमार आदमी पर वो पहले ही बहुत ज्यादा राशन और संसाधन बर्बाद कर चुके हैं। वो फौरन उसे गोली मारने के लिए बंदूक उठा लेता है और इस बात को भी नजरअंदाज कर देता है कि वो बीमार आदमी नियम के मुताबिक खुद बर्फ में जाकर मरने की बात कर रहा था। सैम फौरन बीच में आता है और मेसन को याद दिलाता है कि यहाँ का नियम ये है कि बीमार आदमी खुद चुने कि उसे गोली लेनी है या बर्फ में जाना है और इस नियम की इज्जत होनी चाहिए। मगर इन बातों का मेसन पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उस आदमी को वहीं मार दिया। उसका कहना था कि बाकी लोगों को जिंदा रखने के लिए ये जरूरी था। जब सैम वापस कॉलोनी के अंदर आता है तो पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग बेहद कम संसाधनों के साथ एक बंद जगह में जी रहे थे, इसलिए उन्हें मामूली सर्दी खांसी से भी बेहद ज्यादा डर लगता था। असल में पिछली बार जब यहाँ फ्लू फैला था तो एक हफ्ते में ही 20 लोगों की जान चली गई थी। इसी खतरे को देखते हुए उनके लीडर ब्रिक्स ने ये नियम बनाया था कि अगर कोई बीमार पड़े तो उसे फौरन अलग क्वारंटाइन में भेजा जाएगा और अगर क्वारंटाइन में रहने के बाद भी हालत न सुधरे तो उन्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा, या तो गोली खाकर जान दे दो या फिर बर्फ में लंबी सैर पर निकल जाओ, जहाँ भी मौत ही तय थी। इस कॉलोनी के लोग जिंदा रहने के लिए जी जान से मेहनत करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे और बीज उगाने की कोशिश करते थे। मगर अब उनकी आबादी पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि हर गुजरते साल के साथ खाना और संसाधन कम होते जा रहे थे। कॉलोनी में अक्सर ये अफवाह उड़ती थी कि कहीं दूर एक ऐसी जगह है जहां मौसम गर्म है और वो किसी जन्नत की तरह है, मगर सैम इन बातों को बस एक कहानी मानता था। सैम लीडर ब्रिक्स के पास जाता है ताकि उसे बता सके कि मेसन ने नियम तोड़कर जबरदस्ती उस बीमार आदमी को मारा। ब्रिक्स ये सुनकर खुश नहीं होता, मगर मेसन से निपटने के अलावा उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल आ चुकी थी। दोनों फौरन कम्युनिकेशन रूम में पहुंचते हैं, जहां कूपर उन्हें एक डरावनी खबर देता है। वो कॉलोनी 5 से लगातार खतरे का सिग्नल पा रहा था, मगर वहाँ से कोई उनके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्रिक्स आधे घंटे में एक मीटिंग बुलाता है। इस दौरान सैम वहाँ के जानवरों का इंचार्ज विक्टर से मिलने जाता है, मगर वहाँ के हालात भी अच्छे नहीं थे। विक्टर ने बताया कि खरगोशों का पिछला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब उनके पास सिर्फ 12 खरगोश बचे थे, जिनमें सिर्फ एक मादा थी और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि बाकी खरगोश उससे मेल नहीं करना चाहते थे, यानी खाने की कमी और भी बढ़ने वाली थी। इधर ब्रिक्स मेसन को उसकी मनमानी के लिए डांटने जाता है, मगर मेसन को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। अपने फैसले का बचाव करते हुए उसने कहा कि जो लोग बर्फ में सैर पर जाते हैं वो वापस लौटकर उनका बचा हुआ राशन भी खत्म कर देंगे। बाद में सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई से मिलने पहुंचता है। काई वहां पौधों और खरगोशों के लिए खाने का इंतजाम देख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि मौसम ठीक करने वाली मशीनें अभी भी बर्फ के नीचे कहीं दबी हुई हैं और काम कर सकती हैं। वो हार मानने को तैयार नहीं थी और अपने रडार की मदद से उस टेक्नोलॉजी को ढूंढने की कोशिश लगातार कर रही थी। थोड़ी देर बाद कॉलोनी के सभी लोग मीटिंग के लिए एक जगह जमा होते हैं। वहाँ डेक्स्टर बार बार अपनी बीवी को समझा रहा था कि सबके सामने खांसे नहीं, ताकि किसी को शक न हो। जब सैम वहाँ से गुजरा तो उसकी तेज नजरों ने भांप लिया कि दोनों बीमार हैं। उन्हें रोककर सैम ने कहा कि वो फौरन अपने कमरे में जाएं, मगर डेक्स्टर डर गया और बात घुमाते हुए कहा कि दोनों बिल्कुल ठीक हैं। उसी वक्त ब्रिक्स वहाँ आता है और सबको कॉलोनी 5 के हालात के बारे में बताता है। वो ऐलान करता है कि वो खुद एक टीम लेकर वहाँ जांच करने जाएगा। मेसन इसका विरोध करता है और कहता है कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें बाहर लोग और राशन बर्बाद नहीं करने चाहिए, मगर ब्रिक्स उसकी बात अनसुनी कर देता है। फिर ब्रिक्स डेक्स्टर को अपनी टीम में शामिल होने को कहता है, मगर सैम जानता था कि डेक्स्टर और उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। डेक्स्टर को बचाने के लिए सैम खुद आगे आता है और कहता है कि वो टीम में जाएगा, जबकि डेक्स्टर यहीं रहकर टरबाइन की देखभाल करे। विक्टर के मना करने के बावजूद उसका जवान बेटा ग्रेडन भी खुद आगे आकर इस मिशन के लिए तैयारी जताता
है। टीम तैयार करने के बाद ब्रिक्स काई को अपनी गैर मौजूदगी में कॉलोनी का इंचार्ज बना देता है। तभी अचानक डेक्स्टर की बीवी सबके सामने छींक देती है, जिससे वहाँ हड़कंप मच जाता है। डर के मारे लोग अपने मुंह ढकने लगते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं। उस पति पत्नी को फौरन क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। मेसन एक बार फिर शिकायत करने लगता है कि उन्हें अभी टेस्ट किया जाए। ब्रिक्स उसे जमकर डांटता है और साफ कह देता है कि जब तक वो वापस नहीं आता उन दोनों के बारे में कोई फैसला नहीं होगा। इसके बाद एक छोटा सा सीन नजर आता है जहाँ बर्फीले तूफान के बीच एक लड़का तेज हवाओं से लड़ता हुआ चल रहा है। तभी उसे जमीन पर अपनी माँ की लाश पड़ी नजर आती है और वो सदमे में आ जाता है। ठीक उसी वक्त सैम की आंख खुलती है। पता चलता है कि ये उसकी माँ की मौत का वो डरावना सपना था जो उसे अक्सर आता था। काई उसे संभालती है और याद दिलाती है कि जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगले दिन टीम अपने मिशन पर निकल पड़ती है। इसका मतलब था कि उन्हें मीलों तक जमी हुई बर्फ और जानलेवा ठंडी हवाओं का सामना करते हुए पैदल चलना था। चलते चलते जब वो एक वीरान और पुराने शहर से गुजरते हैं तो रास्ते में उन्हें एक पुरानी मौसम ठीक करने वाली मशीन मिलती है। सबके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागती है, मगर बदकिस्मती से वो मशीन टूटी हुई थी और काम नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने पुल तक पहुँचते हैं और बेहद सावधानी से उसे पार करने की कोशिश करते हैं। सालों से कोई मरम्मत न होने की वजह से पुल की हालत बेहद खराब थी और उसे पार करना जान जोखिम में डालने जैसा था। जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक पुल का एक हिस्सा ब्रिक्स के पैरों के नीचे से टूट गया और वो बाल बाल बचा। उसने वक्त पर पीछे कदम लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुल के दूसरी तरफ उन्हें एक गाड़ी खड़ी मिली जिसके पास एक आदमी की लाश पड़ी थी और उसके हाथ में बंदूक भी थी। जब उन्होंने गाड़ी के अंदर झांका तो देखा कि उस आदमी का पूरा परिवार अंदर मरा पड़ा था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उस आदमी ने खुद को खत्म करने से पहले अपने पूरे परिवार को मार दिया था ताकि उन्हें इस जहन्नुम में तकलीफ न उठानी पड़े। बर्फ पर मीलों पैदल चलने के बाद तीनों को एक तबाह हेलीकॉप्टर मिला। उन्होंने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। ग्रेडन अभी इतना छोटा था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ते नहीं देखा था, इसलिए ये देखकर वो काफी हैरान था। वहाँ रुककर ब्रिक्स ने अपनी कॉलोनी से संपर्क किया ताकि वहाँ के हालात जान सके। कूपर ने बताया कि डेक्स्टर और उसकी बीवी की हालत बिगड़ रही है। मेसन अभी भी इस बात पर अड़ा था कि उन्हें अभी टेस्ट किया जाए, इसलिए ब्रिक्स ने साफ कह दिया कि अगर मेसन हद से आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ ताकत इस्तेमाल की जा सकती है। बाद में बातों बातों में ग्रेडन को वहाँ एक पुरानी मैगजीन मिली जिसे देखकर बाकी लोग उसे छेड़ने लगे। ब्रिक्स ने बताया कि यही वो जगह है जहाँ उसने सालों पहले सैम को ढूंढा था। ये सुनकर सैम ग्रेडन को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि जब वो छोटा बच्चा था तब उसका परिवार और कुछ और लोग पुरानी खदानों में छुप कर रह रहे थे। सैम ने बताया कि जब उनका सारा राशन खत्म हो गया और उन्होंने अपने कुत्ते और घोड़े तक खा लिए तब उसके पिता और कुछ और मर्द मदद मांगने शहर गए, मगर वो कभी वापस नहीं आए। उस छुपने की जगह पर लोग एक एक करके मरने लगे, इसलिए सैम ने अपनी माँ और बहन को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो एक भयानक बर्फीले तूफान में फंस गए और सब बिछड़ गए। सैम ने उन्हें उसके बाद कभी नहीं देखा। अगर ब्रिक्स ने उसे उस दिन ना ढूंढा होता तो वो भी मर जाता। अगले दिन तीनों आखिरकार कॉलोनी 5 पहुँच गए। मुख्य दरवाजे के बाहर खून के धब्बे देखकर उनके होश उड़ गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए उन्हें धुएं की एक अजीब सी बदबू आने लगी। जब वो सीढ़ियाँ उतरे तो और भी खून नजर आया। ये वही हॉलवे था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। इस कॉलोनी में करीब 50 लोगों के होने की उम्मीद थी, इसलिए कोई भी उनका स्वागत करने ना आए ये बेहद बड़ी चिंता की बात थी। ब्रिक्स ने ग्रेडन को एक बंदूक थमाई और फिर तीनों सावधानी से चारों तरफ देखने लगे। जिस भी हॉलवे में गए वहाँ बस खून और बिखरा हुआ सामान ही मिला। उन्होंने मान लिया था कि अब यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा। तभी अचानक एक बंद कमरे से कुछ आवाज आई। सैम ने फौरन उस कमरे का ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला एक आदमी जमीन पर पड़ा नजर आया। वो धीरे धीरे उसके करीब गए, मगर लेलैंड नाम का वो आदमी अचानक चिल्लाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। तीनों ने उसे यकीन दिलाया कि वो दोस्त हैं और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेलैंड ने खाना पानी लेने से पहले उनसे दरवाजा बंद करने की गुजारिश की। वो कई दिनों से उस कमरे में फंसा था और नहीं जानता था कि कोई और जिंदा है भी या नहीं। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी कॉलोनी ने अपना एंटीना ठीक किया था और उन्हें एक मैसेज मिला था। लेलैंड अब उन तीनों को वो मैसेज सुनाने लगा। स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है जिसमें एक आदमी बिना बर्फ वाले इलाके में खड़ा नजर आता है। वो बताता है कि उसके ग्रुप ने एक मौसम ठीक करने वाली मशीन ठीक की है और वहाँ की जमी हुई बर्फ पिघलाने में कामयाब हुए हैं। अब उनके पास खेती के लिए उपजाऊ जमीन है और बस कुछ बीजों की जरूरत है। बदकिस्मती से वीडियो बीच में ही कट जाती है और उस जगह की पूरी लोकेशन पता नहीं चल पाती। लेलैंड बताता है कि उस सिग्नल का पीछा करते हुए उन्होंने एक टीम भेजी थी उस गर्म जगह को ढूंढने के लिए, मगर वो जगह कभी नहीं मिली। उसकी बजाय रास्ते में कोई
बेहद खतरनाक चीज उन्हें मिल गई और उनका पीछा करते करते इस कॉलोनी तक आ गई। सैम ने लेलैंड से उस जगह को नक्शे पर निशान लगाने को कहा और ब्रिक्स ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे अपनी कॉलोनी वापस ले जाएंगे, मगर लेलैंड उस कमरे से बाहर निकलने के नाम से ही बुरी तरह डर जाता था। तीनों ने जो भी राशन और सामान उस कमरे में मिला वो उठाया और अपनी कॉलोनी से संपर्क करने की कोशिश की, मगर सिग्नल नहीं मिला। आखिर में वो वहाँ से निकले और लेलैंड को भी साथ लेने की कोशिश की, मगर तभी कुछ डरावनी आवाजें आई। लेलैंड इतना डर गया कि वो वापस कमरे में भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब ब्रिग्स, सैम और ग्रेडन को उसके बिना ही आगे बढ़ना था। वो जितना अंदर जा रहे थे, चीखने और कुछ पीटने की आवाजें उतनी ही ज्यादा आ रही थी। तभी आगे मशालों की रोशनी नजर आई और जब वो करीब पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कॉलोनी के लोगों की लाशों के बीच एक आदमी एक लाश काट रहा था और बाकी लोग इंसानी गोश्त खा रहे थे। अचानक उस कसाई को उनकी भनक पड़ी और वो पलटकर हमला करने दौड़ा, मगर सैम ने पलक झपकते उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर लाशों के ढेर में छुपे कई और नरभक्षी यानी इंसानों को खाने वाले लोग उठ गए। उनके लीडर ने जोर से चिल्लाया और सब हॉलवे में उन तीनों का पीछा करने लगे। सैम ने नरभक्षियों के लीडर के कान पर गोली मारी और एक और आदमी को भी मार गिराया, मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। उन्हें रोकने के लिए ब्रिक्स ने उनकी तरफ एक डायनामाइट फेंका। इस अफरा तफरी में ग्रेडन गलती से अपने ग्रुप से बिछड़ गया और पीछे हटने से पहले ही नरभक्षियों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। ब्रिक्स और सैम फौरन वहां पहुंचे और उन हमलावरों से डट कर लड़े। एक एक करके सबको मार दिया, मगर जब उन्होंने ग्रेडन को देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेडन की मौत हो चुकी थी। उनके पास शोक मनाने का वक्त नहीं था क्योंकि और भी नरभक्षी उनके पीछे थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए सैम ने एक और नरभक्षी को मारा, मगर तभी उसकी गोलियां खत्म हो गईं। ब्रिक्स ने नरभक्षियों को रोकने के लिए सीढ़ियों का रास्ता ही तोड़ दिया। बदकिस्मती से एक नरभक्षी पहले से वहां मौजूद था। ब्रिक्स उससे भिड़ गया और काफी मशक्कत के बाद उसे गोली मार दी। बाकी नरभक्षी भी वहां पहुंचे और अपने साथी की मौत देखकर उनका लीडर गुस्से में चिल्लाने लगा। जैसे ही ब्रिक्स और सैम बाहर निकले, ब्रिक्स ने उस टावर का दरवाजा पूरी तरह तबाह करने और कॉलोनी का रास्ता बंद करने के लिए एक डायनामाइट उसके गेट पर फेंका। दोनों खतरनाक ठंड में बर्फ पर चलते रहे। जब उन्हें वही पुराना हेलीकॉप्टर मिला तो ब्रिक्स ने फैसला किया कि वो रात वहीं गुजारेंगे क्योंकि बाहर तापमान बहुत तेजी से गिर रहा था। वहाँ बैठकर दोनों उन नरभक्षियों के बारे में बात करने लगे। ब्रिक्स ने कहा कि जिंदा रहने के लिए इंसान बहुत भयानक काम कर सकता है और फिर उसने सैम के साथ अपने पुराने फौजी दिनों की एक कहानी शेयर की। ब्रिक्स ने बताया कि एक बार कैंप में एक स्टेडियम में 20,000 लोग जमा थे। वहाँ सिपाही खाना बांट रहे थे और डॉक्टर बीमारों का इलाज कर रहे थे, मगर जैसे ही खाना खत्म हुआ हालात बिगड़ गए। जिनके पास बंदूकें थीं वो कमजोरों से चीजें छीनने लगे। इसलिए बड़े अफसरों ने फैसला करना शुरू किया कि किसे जिंदा रखना है और किसे मरने देना है। मेसन उसी वक्त ब्रिक्स की टीम में था और वो दोनों मिलकर वहाँ से निकल गए ताकि कोई ऐसी जगह ढूंढ सकें जहाँ ये तकलीफें ना हो। अगली सुबह जब सैम और ब्रिक्स की आंख खुली तो पता चला कि वो नरभक्षी उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए काफी करीब आ चुके थे। सैम डरा हुआ था कि वो नरभक्षी उनकी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे, मगर ब्रिक्स के पास उन्हें रोकने का एक प्लान था। दोनों तेजी से भागते हुए उसी पुराने पुल पर पहुंचे। वहाँ एक खतरनाक छलांग लगाकर पुल का एक हिस्सा पार किया और फिर रास्ते पर एक डायनामाइट की छड़ रख दी। वो पास की टूटी हुई तख्तों के पीछे छुप गए। बदकिस्मती से तेज हवा की वजह से डायनामाइट की बाती बुझ गई। सैम उसे दोबारा जलाने के लिए आगे बढ़ा, मगर ब्रिक्स ने उसे पीछे धकेला और खुद वहाँ चला गया। बर्फीली हवा में लाइटर जलाना बेहद मुश्किल था, मगर ब्रिक्स कोशिश करता रहा। इसी दौरान कुछ नरभक्षी पुल पार करने की कोशिश में नीचे गिर गए। आखिरकार ब्रिक्स ने डायनामाइट जला दिया, मगर वो वहाँ से भागा नहीं। उसने जानबूझकर उन नरभक्षियों को अपने करीब आने दिया और उनसे लड़ने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नरभक्षी धमाके की चपेट में आ जाएं। तभी अचानक डायनामाइट ब्रिक्स के हाथ में ही फट गया। इस धमाके में ब्रिक्स की मौत हो गई और पुल का बीच का हिस्सा पूरी तरह टूट कर गिर गया, जिससे उसे पार करना अब नामुमकिन हो गया। सैम ने देखा कि पुल टूटने के बावजूद कुछ नरभक्षी उस लीडर समेत दूसरी तरफ बच गए थे और गुस्से से उसे घूर रहे थे। सैम के पास रुकने का वक्त नहीं था, इसलिए वो दोबारा अपनी कॉलोनी की तरफ दौड़ने लगा। इधर चौकी पर मेसन अपनी मनमानी शुरू कर चुका था। उसने डेक्स्टर और उसकी बीवी की गुजारिशें अनसुनी कर दी और उन्हें बाहर लेकर आ गया। मेसन ने डेक्स्टर की बीवी को गोली मार दी, मगर डेक्स्टर को मारने से पहले काई वहाँ पहुँच गई और उसने मेसन पर बंदूक तान दी। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई कि कॉलोनी को कैसे चलाना चाहिए। तभी अचानक बाहर से सैम की चिल्लाने की आवाज आई। मौके का फायदा उठाकर डेक्स्टर वहाँ से भाग गया और काई सैम की मदद के लिए दौड़ी। सैम खतरनाक ठंड की वजह से बेहोश हो गया था। मेसन भी वहाँ पहुँचा और काई को मारकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ घंटे बाद जब सैम को होश आया तो वो चौकी के अंदर था। उसने भारे दिल के साथ
साथ विक्टर को उसके बेटे ग्रेडन की मौत की खबर दी। तभी मेसन आया और उसने सैम को बिस्तर से हथकड़ी लगाकर ऐलान कर दिया कि अब वही यहाँ का लीडर है। उसने नए और सख्त नियम बनाए, जैसे राशन आधा कर दिया जाएगा, बीमारी का शक होने पर फौरन टेस्ट होगा और जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। सैम ने मेसन को नरभक्षियों के बारे में सब कुछ बताया और चेताया कि उन्हें फौरन उस गर्म जगह की तरफ निकल जाना चाहिए, वरना नरभक्षी उन तक पहुंच जाएंगे। मगर मेसन ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और सबको वहां से लेकर चला गया। जाने से पहले एक छोटे बच्चे ने होशियारी से हथकड़ी की चाबी चुराई और चुपके से सैम को दे दी। बाहर मेसन और विक्टर दुश्मनों पर नजर रख रहे थे, मगर उन्हें कुछ नजर नहीं आया। विक्टर ने मेसन को समझाया कि सैम झूठ नहीं बोलता और उन्हें हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरों की मदद लेने का फैसला किया, मगर तभी एक आदमी ने आकर खबर दी कि सैम वहां से भाग गया। सैम फौरन काई को ढूंढने निकला और देखा कि उसे एक कमरे में बंधा रखा गया था। उसे आजाद करने के बाद सैम काई के कंप्यूटर पर उस सिग्नल वाली जगह को ढूंढने लगा। शुरू में कुछ नहीं मिला, मगर रडार को ध्यान से चेक करने के बाद आखिरकार एक गर्म इलाका नजर आया। इससे ये साबित हो गया कि दुनिया में सच में ऐसी कोई जगह है जहां बर्फ पिघल चुकी है। सैम और काई ने फौरन अपने बैगों में जितने हो सके उतने बीज भरे और बाकी लोगों को चेताने के लिए दौड़े, मगर रास्ते में मेसन और उसके लोगों ने उन्हें रोक लिया। मेसन एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था कि तभी बाहर से दरवाजा पीटने की तेज आवाजें आने लगी। सब घबराकर सिक्योरिटी कैमरों की तरफ दौड़े। वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। नरभक्षी पागलों की तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके लीडर ने डेक्स्टर का कटा हुआ सिर कैमरे के सामने दिखाया और फिर कैमरा तोड़ दिया। ये देखकर मेसन को आखिरकार सैम की बातों पर यकीन आ गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि जो भी लड़ सकता है उसे हथियार दिए जाएं और बाकी लोगों को तिजोरी में छुपाया जाए। कूपर सभी लोगों को तिजोरी की तरफ ले गया और दरवाजे पर पहरा देने लगा, जबकि मेसन और सैम की टीम हथियारों के साथ हॉलवे में मोर्चा संभाल कर खड़ी हो गई। वो बस दरवाजा टूटने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक लाइटें बंद हो गईं। जब रोशनी वापस आई तो सामने का दरवाजा खुला था, मगर कोई अंदर नहीं आया। तभी पूरे बंकर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अचानक एक नरभक्षी सीधे कूपर के सामने वेंट से कूद कर निकला। कूपर ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर नरभक्षी ने उसे गिरा दिया और तिजोरी की तरफ भाग गया। मगर उसके अंदर घुसने से पहले कॉलोनी के लोगों ने तिजोरी का भारी दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। दूसरे हॉलवे में एक छोटी लड़की रास्ता भटक गई थी और छुपने की जगह ढूंढ रही थी, मगर तभी एक नरभक्षी ने उसे ढूंढ लिया और मार दिया। इधर मेसन और सैम के हथियारबंद ग्रुप को बेहद देर से समझ आया कि नरभक्षी वेंट के रास्ते अंदर घुस आए हैं। दुश्मन ने उन्हें घेर लिया और एक बेहद खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से लोग मारे जाने लगे, मगर जितने नरभक्षियों को मारते उनकी तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सैम और काई वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, मगर विक्टर थक कर चूर हो चुका था। हार मानने की बजाय उसने नरभक्षियों के लीडर से अकेले भिड़ने का फैसला किया। विक्टर ने डटकर लड़ाई की, मगर बदकिस्मती से वो खूंखार लीडर उस पर भारी पड़ा और उसने विक्टर को मार दिया। इधर घायल मेसन भागता हुआ एक सेफ रूम की तरफ गया, जहाँ कुछ ऐसे लोग छुपे थे जो तिजोरी तक नहीं पहुँच पाए थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, मेसन ने दरवाजा बंद कर लिया, जबकि सैम और काई अभी बाहर ही थे। तभी एक नरभक्षी उनके करीब आ गया। ये देखकर अंदर मौजूद एक आदमी ने मेसन को धक्का दिया और दरवाजा खोलकर सैम और काई को अंदर ले लिया, मगर उसी हड़बड़ाहट में एक नरभक्षी भी उनके साथ कमरे में घुस गया। काई ने बिना वक्त गवाए उसे गोली मार दी और सब मिलकर दरवाजा बंद करने दौड़े, मगर वो जानते थे कि ये दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि बाकी नरभक्षी पहुंच चुके थे और पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे थे। खतरे को भांपते हुए सैम ने फौरन एक वेंट खोला और सबको उसके पीछे पीछे निकलने को कहा। मेसन ने एक बार फिर विरोध किया और कहा कि बाहर सब ठंड से जम जाएंगे, इसलिए यही रहकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, मगर बाकी लोगों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वेंट से निकलने लगे। सैम भी बस निकलने ही वाला था कि रुककर उसने अपनी बंदूक मेसन को थमा दी। कुछ ही सेकंड बाद नरभक्षियों ने दरवाजा तोड़ दिया और मेसन पर टूट पड़े। मेसन ने पास रखे एक गैस टैंक पर गोली चला दी, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस आग और धमाके में लगभग सभी नरभक्षी मारे गए, सिवाय उनके लीडर के, जो वक्त पर वेंट के अंदर छुप गया था। जल्द ही वो खूंखार लीडर वेंट के रास्ते सैम तक पहुंच गया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते वेंट का एक हिस्सा टूट गया और दोनों जानवरों के कमरे में गिर पड़े। वहाँ भी लड़ाई जारी रही। सैम जो भी हाथ में आता उसे उस नरभक्षी पर फेंकता रहा, मगर वो आदमी सैम पर भारी पड़ रहा था और उसे बेरहमी से पीटने लगा। उसने सैम को जमीन पर पटका और घसीटने लगा। तभी सैम की नजर वहाँ पड़े एक चाकू पर पड़ी। मौका पाकर उसने चाकू उठाया और सीधे उस आदमी की टांग पर हमला किया। इस बार सैम ऊपर आ गया। गुस्से में उसने उस नरभक्षी का चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया और आखिर में उसका सिर काट
काटकर अपनी जान बचाई। इसके बाद जब सैम बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो देखा कि पूरा हॉलवे आग में लिपटा हुआ था। बाहर काई और बचे हुए लोग सुरक्षित वेंट से निकल चुके थे और अपना जलता हुआ बंकर अपनी आंखों के सामने राख होते देख रहे थे। उसी वक्त सैम भी वहां पहुंच गया। उसने सबका हौसला बढ़ाया और कहा कि अब उन्हें उस वीडियो वाली गर्म जगह को ढूंढना होगा। इसके बाद वो छोटा सा ग्रुप इस उम्मीद के साथ बर्फ पर पैदल चल पड़ा कि जल्द ही उन्हें रहने के लिए एक नया और सुरक्षित घर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हमारी कहानी यही खत्म होती है। कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।